Good morning, students, and in this video, we will continue our discussion on steps required for incorporating a company. So, without any delay, let's get into it. So, we will continue our analysis of legal formalities that are required to be complied with in order to incorporate a company. So, in the previous videos, we have discussed that what are the steps involved in incorporation of a company. Okay, first step was ascertaining a name, that you will have to select a totally distinct name for your company, a totally different kind of name which does not has any kind of resemblance. That name should not have any kind of similarity, you can say, with the name of any existing company, कि किसी existing company से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। ये हमने देखा। फिर हमने देखा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, what is memorandum of association? Memorandum of association is a legal document which states what was the purpose behind incorporation of a company, कि कौन से पर्पस को माइंड में लेते हुए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस दैट कंपनी विल बी अंडरटेकिंग, कि आप किस टाइप का बिजनेस करोगे, कि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या ट्रेडिंग करोगे, मतलब क्या बिजनेस करोगे आप। तो ये फोकस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज होते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करे जाते हैं, कि मतलब इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा कंपनी का। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करे जाते हैं। अब उसके बाद तीसरा पार्ट है प्रिंटिंग, साइनिंग, स्टैंपिंग एंड वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो फर्स्ट, whenever a company is being incorporated, you first prepare an initial draft of memorandum and article of association. So first you need to prepare a draft of memorandum and article। मतलब आप ड्राफ्ट मतलब एक तरह से कह सकते हो एक रफ वर्क जैसे आप करते हो ना, कि कोई भी काम करने से पहले पहले आप रफ में करते हो, फिर उसके बाद उसको फेयर बनाते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको एक खाका बनाना पड़ता है उसका, कि एक जैसे हिंदी में कहते हैं रूपरेखा आपको बनानी पड़ती है उसकी। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसको आप बाद में फेयर बनाते हो, बाद में आप उसको परमानेंट बनाते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट of memorandum and article of association। a draft you can say a proposed version। ठीक है, जो एक प्रस्तावित, जिसे आप कह सकते हो कि उसी चीज का जो एक एक प्रस्तावित जो एक वर्जन है, एक प्रोपोज्ड वर्जन उसका, कि आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट यू प्रिपेयर्ड एन इनिशियल ड्राफ्ट, ओके, अ प्रोपोज्ड वर्जन, व्हाट यू propose to be a memorandum and article of association of your company, and then that initial draft will be examined by the registrar of company or vetted। वेटिंग का क्या मतलब होता है? वेटिंग का मतलब होता है कि एक एग्जामिनेशन करना, ये चेक करना कि जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया गया है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है कि नहीं। सो यू नीड टू इंश्योर, द रजिस्ट्रार will make sure that whatever draft you have prepared of memorandum and article of association complies with each and every provisions of Companies Act 2013। ठीक है, तो वेटिंग का काम कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। रजिस्ट्रार वो जो है वो चेक करेगा कि आपने जो भी बनाया है, आपने जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी बनाए हैं, वे कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस है, उनको पूरा करता है कि नहीं। कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस में जो जो बातें कही गई हैं उसमें वैसे ही आपने बनाया है कि नहीं। After the memorandum and articles are vetted by the registrar, they can be finally printed। ठीक है, रजिस्ट्रार जब फाइनली वेटिंग की प्रोसेस पूरी कर देगा, वेटिंग का मतलब कि उस चीज को जांचने की जो प्रक्रिया है, एक जांच करने की प्रक्रिया है, उसे बोला जाता है वेटिंग। कि जो एक जांच करने की जो प्रक्रिया है, जब वो पूरी कर देगा और जब वो श्योर हो जाएगा कि यस आपने जो भी चीज बनाई है, जो भी चीज आपने प्रिपेयर करी है
वो सारे के सारे जो लीगल प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो भी प्रावधान है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसको मीट करते हैं, तो वो आपको फाइनली परमिशन दे देगा कि ठीक है आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली, वही कि उसके पैराग्राफ्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करा जाता है। अगला जब चैप्टर जब आप पढ़ोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, उसमें आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं। तो ये सारे जो भी क्लॉजेज हैं उनको उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो भी ऑर्डर जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रिस्क्राइब कर रखा है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करा जाएगा, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स हैव टू बी इंडिविजुअली साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर और देयर रिप्रेजेंटेटिव। सब्सक्राइबर का क्या मतलब है? सब्सक्राइबर मतलब जो मेंबर बनने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइबर तब क्यों क्यों कह रहे हैं सब्सक्राइबर? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी अभी प्रिपेयर हुई नहीं है, कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, तो इसीलिए सब्सक्राइबर कह रहे हैं। बाद में जब कंपनी बनेगी तो वो मेंबर बन जाएंगे। सब्सक्राइबर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अभी कंपनी बनी नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में आप उसको सब्सक्राइबर कहते हैं, बाद में जाके आप उसको मेंबर कहोगे जब कंपनी फाइनली आपकी बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है कि after you have prepared a proposed version of your memorandum and article, they will be examined by registrar of company. Registrar of companies will make sure that whatever you have prepared, it fully complies with the provision of Companies Act 2013. And after vetting your memorandum and article, finally जब वो परमिशन दे देंगे कि आपने पहले एक रफ ड्राफ्ट उसका बनाया, एक रफ वर्क आपने बनाया उसका, वो रजिस्ट्रार चेक करेगा। रजिस्ट्रार ने देख लिया कि हाँ जो भी आपने बनाया है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को मीट करता है, कहीं से भी इसमें कोई गड़बड़ियां नहीं है, कुछ खराबी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उसे प्रिंट करेंगे और उसकी जो जो कंपनी को बनाने वाले जो हैं सब्सक्राइबर जो हैं वो साइन करेंगे उसके ऊपर, या उनके रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, ठीक है। नाउ ये पॉइंट है पावर ऑफ अटर्नी। अब पावर ऑफ अटर्नी का क्या मतलब है, ठीक है। आपने सुना भी होगा ये टर्म कई बार, पावर ऑफ अटर्नी, जमीन के मामलों में अक्सर कई बार ये यूज होता है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ अटर्नी? अटॉर्नी मीन्स टू रिप्रेजेंट, सो पावर ऑफ अटर्नी मीन्स अ पावर टू रिप्रेजेंट। So if you give a power of attorney to somebody, if you prepare a document and you say that that particular person has a power of attorney, so means that person has a legal right to represent you in any proceeding or in any dealing। कि मतलब पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है कि मैं अगर एक आपको बना के दे दूं, कह दूं कि आप मेरे अटर्नी हो, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो और आपको जो करना है आप करोगे, that you have a right to represent me in any legal proceeding or in any contractual dealing। तो जो भी होगा वो उसमें आप मेरे को रिप्रेजेंट करोगे। तो अब पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? टू फुलफिल द लीगल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज ऑफ अ कंपनी, प्रोमोटर में एम्प्लॉय एंड अटॉर्नी। अब देखिए कंपनी को बनाना, because incorporation is a very complicated process and this process is usually carried out by trained professionals like chartered accountants, company secretaries and lawyers, ठीक है। तो कंपनी को बनाना जो है वो बड़ा ही लीगल प्रोसेस होती है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि इस तरह की प्रोसेस है और ये सब करना है, लेकिन जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे तो उसमें पेपर वर्क कहाँ पे, उसका जो भी फॉर्म वगैरह होगा उसमें कहाँ पे क्या भरना है आपको समझ में नहीं आएगा। सो whenever somebody undertakes to form a company, he usually takes the professional help from
स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स जिनका काम ही यही होता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार से एक अटॉर्नी अपॉइंट कर रहे हो। अपना अटॉर्नी का मतलब यहां पे सिंपली है रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रहा है। द अटॉर्नी विल हैव द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रोमोटर। वही बात जैसे मैंने कही, अटॉर्नी का क्या मतलब है कि वो आपके बिहाफ पे एक्ट करेगा, आपके आपकी जगह पे वो एक्ट करेगा। आप अगर कंपनी बनाने जा रहे हो, आपको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा उसमें जो है लीगल, उसमें फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती हैं, कई सारी टेक्निकलिटीज हैं, आपको पता है आप नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू विल डू, यू विल हायर अ प्रोफेशनल who will carry out the process of incorporation on your behalf। वो आपके बिहाफ पे इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस वो कैरी आउट करेगा। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, एक पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी में वो जो पर्सन जो आपकी जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहा है, दैट प्रोफेशनल whom you have hired to carry out the process of incorporation। तो जो भी आपने सीए रखा है या जो भी आपने वकील रखा है, तो वो सीए या वकील आप जब उसे अपॉइंट करोगे तो उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बना के देनी पड़ेगी, क्यों, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन योर बिहाफ। बिकॉज लीगली दैट प्रोफेशनल, दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर विल बी एंटाइटल्ड to carry out the process of incorporation on your behalf if you authorize him to carry out the process on your behalf। सबसे पहले आपको उसको एक ऑथोराइज करना पड़ेगा ना लीगली। आपको लीगली उसको परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मेरी कंपनी तुम इनकॉर्पोरेट करो। एक कानूनी रूप से उसको आपको एक राइट देना पड़ेगा कि यस ठीक है मेरी कंपनी तुम फॉर्म करो। और वो कैसे होगा, वो होगा पावर ऑफ अटर्नी से। आप पावर ऑफ अटर्नी बनाओगे और उसके बाद जो भी आपने प्रोफेशनल हायर करा है वो प्रोसेस आपकी आगे वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में इतना ही है, ज्यादा इसमें समझने की ऐसी कोई बात नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको भरवाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म 32 है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज एवरी कंपनी इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। की कंपनी का जो सारा मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टर्स के पास में होता है। तो कंपनी जब बनती है, इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू अपॉइंट अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टर। कुछ उसमें डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टर जो बनेंगे उनकी कंसेंट के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 32, कि जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको अपनी कंसेंट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी दैट यस आई एम रेडी टू सर्व एज डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो फॉर्म 32 इज वेरी एसेंशियल। नाउ फॉर्म 18, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। नाउ रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस किसी भी कंपनी का एक परमानेंट एड्रेस होता है। कि जिस तरह से हर इंसान का एक परमानेंट एड्रेस होता है ना, whenever you fill up any form there are two columns, one for correspondence address and second for permanent address। कि आपका कहते हैं ना स्थायी पता क्या है और अभी का पता क्या है, तो वही कंपनी का स्थायी पता होना बहुत जरूरी होता है। एक कंपनी को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना पड़ता है, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस होगा, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी के खिलाफ अगर कोई भी नोटिस भेजा जाएगा, कोई भी कार्रवाई होगी, तो तब
उस एड्रेस का होना बहुत जरूरी होता है, तो उसका नोटिस चाहिए होगा। उसके अलावा एक दूसरा फॉर्म है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है कि डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। उसके बाद एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड the process of incorporation, after you have prepared all your documents, you have prepared your memorandum and registrar, you have filed all your forms, and your registrar has vetted your memorandum and articles, and उसने जो है आपको जो है एक क्लियरेंस दे दिया। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे आप कि एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है, लीगल डिक्लेरेशन। उस लीगल डिक्लेरेशन में क्या कहा जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट के वो आपने पूरे कर दिए हैं, कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो आपने पूरी कर दी हैं। तो ये एक लीगल डिक्लेरेशन जो होगा वो आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके साथ एक फीस आपको पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको एक फीस जमा करानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। So certificate of incorporation is the outcome of the process of incorporation. So after you complete all the above steps, as you can see over here, okay, as we have previously discussed, your name is valid and distinct, no previous company or existing company is using it. Your memorandum and article of association has been drafted and it has been vetted by the registrar of company, and you have printed it, you have signed it and stamped it. You have your power of attorney in place. You have filed other documents like Form 32, Form 33. You have filed your statutory declaration and you have paid the registration fees. ठीक है, ये सारा काम आपने ऊपर का कर दिया। आपने नाम चेक कर लिया, आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल आपने बना लिए। ठीक है, उसकी चेकिंग भी करवा लिया आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, उसने क्लियरेंस भी दे दी, आपके पावर ऑफ अटर्नी है और आपका सारे जितने भी फॉर्म 32, फॉर्म 33 सब आपने बना के रेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस पूरा होने के बाद जब ये फाइनली प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इस प्रोसेस के एंड होने के बाद आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द अबव लीगल फॉर्मेलिटीज, उसका जो आउटकम निकलता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सबका पूरा जो लास्ट में जो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो फाइनली इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, आपकी कंपनी फाइनली अब बन चुकी है। ठीक है, जब फाइनली ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि यस आपकी कंपनी अब तैयार है, अब आपकी कंपनी बिजनेस करने के लिए रेडी है। ठीक है, इसी को हम आगे की वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इसी से रिलेटेड हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।